नमस्कार सभी को। मैं दिनेश उपाध्याय एग्जाम गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी एक डिजिटल सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें हम आपको पॉलिटिकल साइंस की जो मास्टर क्लास है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि एक मास्टर क्लास में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उसी क्लास के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूँ। इस क्लास के थ्रू हम क्या करेंगे कि आपको कुछ बेसिक्स बताएंगे। बेसिक्स क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में क्या होता है कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम हो, तो मध्य प्रदेश का उसमें वेटेज रहता है। मध्य प्रदेश का वेटेज कितना रहता है? वो 40-50% तक रहता है। बट इसमें क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जैसे आपको बता चुका हूं कि ये जो एग्जाम है, अगर 150 पेपर सेकंड अगर देखा जाए तो पेपर सेकंड में अगर 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो उसमें अकेले 30 क्वेश्चंस जो होंगे ना, वो सिर्फ एमपी के पर्सपेक्टिव से पूछे जाएंगे आपसे। एमपी के पर्सपेक्टिव से पूछे जाएंगे, एमपी के सिलेबस से पूछे जाएंगे। तो ये 30 क्वेश्चंस का जो कंटेंट है, वो कंटेंट अभी ना तो इंटरनेट पे ओपनली अवेलेबल है, ना उसकी अभी आपके पास ज्यादा एक्सेस है, ठीक है। तो ये जो इंटरनेट पे अभी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी मास्टर क्लासेस आपके सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। इन मास्टर क्लासेस के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, अपने जो बचे हुए एमपी के सिलेबस इसको अच्छे से डील कर पाएंगे। एमपी के सिलेबस को आप फुली फ्लैज में कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सीरीज है हमारी मास्टर क्लास की, जिसमें आपको हम सबसे पहले क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, यूनिट 9 का कंटेंट, ठीक है। यूनिट 9 का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था अगर देखा जाए तो उसमें मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के अलावा जैसे पॉलिटिकल जो अप्रोचेस हैं अलग अलग, हमारे मध्य प्रदेश में जो चुनाव की व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में मतदान व्यवहार कैसा क्या है, मध्य प्रदेश में पुनर्गठन कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, ये चीजें भी एक्स्ट्रा में दे रखी हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं, ठीक है, कि मध्य प्रदेश की जो है स्थापना कैसे होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की स्थापना कैसे होती है, तो शुरुआत हम इसी से करेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक से। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि देखो, सिलेबस से हमें क्या है, जुड़ करके रहना है, ठीक है। सिलेबस से अगर हम जुड़ करके रहेंगे तो हम टू द पॉइंट पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यूनिट 9 का जो सिलेबस है वो आपके सामने है कि मध्य प्रदेश में राज्यों, सॉरी, भारत में राज्यों का पुनर्गठन, पहला टॉपिक यही दे रखा है। और राज्यों का अगर पुनर्गठन पढ़ोगे तो उसमें एमपी का पुनर्गठन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने सेकंड टॉपिक, आपको सेकंड सिलेबस में जो पॉइंट है वो मध्य प्रदेश का निर्माण दे दिया, मध्य प्रदेश का फिर विभाजन का दे दिया टॉपिक, फिर मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्धारित तत्व दे दिए कि मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे, किन किन एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, क्या क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नर, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद विधानसभा, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये तो बेसिक से फंडामेंटल चीजें पॉलिटी की। स्टेट पॉलिटी में अगर देखा जाए तो आप स्टेट का लेजिस्लेचर पढ़ोगे, हाई कोर्ट पढ़ोगे, स्टेट में सीएम एग्जीक्यूटिव पढ़ोगे, स्टेट में राज्यपाल भी पढ़ोगे, ठीक है। ये तो रहती हैं बेसिक सी चीजें। फिर दलीय व्यवस्था और राजनीतिक दल वगैरह, और फिर चुनावी राजनीति, और उसके अलावा मतदान व्यवहार, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक जो वोटिंग का बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर, ठीक है। ये यहाँ पे वोटिंग बिहेवियर आ जाएगा। मध्य प्रदेश में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो सब, पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशरी, मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, डिटर्मिनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स, डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश 1956। तो ये हिंदी और इंग्लिश में आपके सामने क्या है, सिलेबस प्रस्तुत कर रखा है यूनिट 9 का। और यूनिट 9 क्या है, पूरी की पूरी अब आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई यूनिट है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई यूनिट है और इसका कंटेंट ना तो इतना वाइडली अवेलेबल है, तो हमने सोचा है कि एग्जाम गुरुजी ने एक पहल स्टार्ट की है कि आपके सामने इसका कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो इसी कड़ी में हमारी जो आज पहली क्लास हो रही है, वो हो रही है मध्य प्रदेश का राज्यों का पुनर्गठन, सॉरी, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। तो पहली क्लास हमारी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित होगी 1956। अब ओवरऑल अगर देखें, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे लिखा है मध्य प्रदेश का निर्माण, फिर मध्य प्रदेश की विभाजन, मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्धारित तत्व, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश वर्ड नहीं आया है, उन्होंने राज्यों का पुनर्गठन लिखा है। तो सीधी सी बात है कि भारत स्तर पे, है ना, जो अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ है वो पूछ रहा है यहाँ पे। भारत में जैसे 28 राज्य अभी हैं और 8 यूटीज हैं,
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो कैसे बने, कैसे कैसे उनका गठन हुआ है, फिर पुनर्गठन हुआ है। तो ये प्रक्रिया इसमें क्या है, हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से नहीं कहा है, राज्यों का पुनर्गठन कहा है, यानी कि देश के पर्सपेक्टिव से, भारत के पर्सपेक्टिव से कहा है। ठीक है, तो इस चीज को हमें क्या है, कवर करना पड़ेगा। अब ये चीजें मैंने साइड में क्यों लिखी हुई है, दूसरी चीजें क्यों लिखी है, देखो दूसरा पॉइंट इसलिए लिखा है कि फिर बाकी उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि मध्य प्रदेश का फिर निर्माण पे आ जाओ आप, फिर मध्य प्रदेश के विभाजन पे आ जाओ, मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्णायक तत्व पे आ जाओ आप, विशेषताओं पे आ जाओ। तो ये चीजें इन्होंने फिर बता रखी है। इसलिए हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो मध्य प्रदेश राज्यों का पुनर्गठन होने वाला है। ठीक है, अब राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जब पहले से कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, पहले से चीज कोई ऑर्गेनाइज्ड है, अगर हम उसको फिर से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं तो उसको हम बोलेंगे रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या रीऑर्गेनाइज कर रहे हो उसको। ठीक है, तो स्टेट्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज थे। ठीक है, स्टेट्स पहले से गठित थे, फिर हमने क्या किया, उनको रीऑर्गेनाइज किया है, और ये कब किया है? 1956। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ये वो रीऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कर रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपके सामने एक अगर बैकग्राउंड, ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि क्लियर कर दूंगा, तो आपको चीजें क्या है, बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाएंगी। और पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए कि कोई भी चीज को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी समझा जाता है तो वो क्लियर रहता है हमें कि आखिर में ये करना क्यों पड़ा, रीऑर्गेनाइजेशन करना क्यों पड़ा, है ना, राज्यों को रीऑर्गेनाइज क्यों करना पड़ा, पुनर्गठित क्यों करना पड़ा। तो उसमें सबसे बड़ा अगर हमें समझना है पॉइंट, तो वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, फिर समझा जाता है कि पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों थी। ये चीजें जो मैंने लिखी है ना, ये रूपरेखा है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है ना ये पुनर्गठन का टॉपिक, तो आपको ये टॉपिक कवर करने ही पड़ेंगे। अगर एपी का सिलेबस सिस्टमेटिकली कॉम्प्रहेंसिव वे में कवर करना है तो आपको ये चीजें, ये रूपरेखा में चीजों को कवर करना पड़ेगा। अगर तीसरा पॉइंट देखा जाए तो पुनर्गठन की आयोग कौन कौन से बनी है, जैसे धर आयोग आपने पढ़ा होगा, जेबीपी कमेटी पढ़ी होगी। फिर उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो फिर आयोग एक फजल अली आयोग भी था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और भाषा के आधार पर फिर आंदोलन भी हुए थे, कई सारी डिमांड्स हुई थी, मूवमेंट हुए हैं। ठीक है, कई सारे लोगों ने जान भी गंवाई है इसमें। 1956 का राज्य पुनर्गठन का अधिनियम। ठीक है, अब ये राज्य पुनर्गठन का जो अधिनियम है, इसमें क्या क्या जो राज्यों संबंधित बदलाव हुए हैं वो इसमें क्या है, प्रावधानित किए गए हैं, प्रोविजन किया गया है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम की सीमाएं क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है। देखो लिमिटेशन हर एक चीज में होती है, यहाँ पे इस अधिनियम में भी लिमिटेशंस थी, जिस वजह से आज भी हमें कहीं ना कहीं राज्यों की मांग कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं ये बुंदेलखंड राज्य की मांग हो रही है, कहीं भील प्रदेश की मांग हो रही है, कहीं गोरखालैंड एक राज्य की मांग हो रही है, कहीं बोडोलैंड एक राज्य की मांग हो रही है। तो क्योंकि इस जो एक्ट है, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 के में, इसमें कुछ लिमिटेशंस डली हुई हैं। और फिर उसके बाद के वर्षों में भी फिर पुनर्गठन होते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 56 में पुनर्गठन अंतिम था। आज भी आप देख रहे हो तो अभी लास्ट जो स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर हुआ है, जिसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया है। और उसके पहले तेलंगाना स्टेट बना है, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट से अलग होकर के बना है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ रूपरेखा है जो आप अगर इस टॉपिक को कवर करोगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को कवर करोगे, तो आपको इन तथ्यों के आधार पर चीजों को समझना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और बेसिक्स क्लियर होने के बाद आप आंसर्स अच्छे से कर पाओगे। देखो एपी है, लेवल नॉर्मल तो होगा नहीं, थोड़ा सा गहराई में है, बट फैक्चुअल रहेगा। ठीक है, तो मैंने ज्यादातर इसमें फैक्ट्स रखे हैं। तो अगली जो स्लाइड है वो क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। क्या लिखा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से? देखो भारत का जो एक क्षेत्रफल रहा है, यहाँ पे एक साम्राज्य तो रहा नहीं है, अलग अलग रियासतें रही हैं, अलग अलग साम्राज्य रहा है, अलग अलग समय काल में अलग अलग लोग आए हैं, यहाँ पे रूल किया है। तो अगर देखा जाए तो हम बिल्कुल एंशिएंट पीरियड में चले। ठीक है, एंशिएंट पीरियड में चले तो यहाँ पे क्या था, वैदिक फेज में देखें। ठीक है, वैदिक फेज में देखें तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हमारे देश में कैसे राज्य थे। ठीक है, वैदिक फेज में देखें, वैदिक काल में देखें 1500 से 600 ईस्वी में, तो हमारे देश में कैसे राज्यों का गठन होता था, गठित कैसे थे। तो आपको एक बेसिक सी टर्म पता होगी कि भारत में जनपद प्रणाली चलती थी तब, वैदिक काल में जनपद प्रणाली थी। ठीक है, फिर जनपद जब विकसित होने लगी, बड़े बड़े जनपद मिले, तो फिर बने महाजनपद। तो महाजनपद काल में फिर क्या आ गए, महाजनपद आ गए, यानी 16 महाजनपद आ गए, जैसे अवंती, चेदी, है ना, ये सब आ गए। उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य में वही स्टेट जो है, उन स्टेट को प्रदेश,
है ना, या प्रांत कहा गया है, ठीक है। उन्हीं स्टेट्स को क्या कहा गया है, प्रांत कहा गया है। तो ये देखो, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पूछ भी सकता है, चाहे तो पूछ भी सकता है, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि फिर कैसे हम आगे ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के साथ ये है कि यहाँ पे स्टेट्स को भुक्ति कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, भुक्ति, ठीक है। और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत का आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में हमारे जो स्टेट होते थे, स्टेट में एक इक्तादारी प्रथा चलती थी। तो इक्तादारी प्रथा के माध्यम से हम क्या करते थे, अलग अलग प्रोविंसेस में रूल करते थे, ठीक है। ये चलता था इक्तादारी प्रथा, ठीक है। उसके बाद मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में आपने पढ़ा होगा सूबेदारी, है ना। और सूबेदारी के अलावा आपने पढ़ा होगा मनसबदारी, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, मनसबदारी एंड सूबेदारी, ठीक है। तो ये चीजें आपको बता रही हैं कि स्टेट इस तरीके से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपके सामने थे, ठीक है, कि उस जमाने में भी स्टेट होते थे और स्टेट इस तरीके से वर्क करते थे। ये सामंती व्यवस्था थी, एक प्रकार से सामंती व्यवस्था गुप्त काल से आ गई थी। फिर उसके बाद स्टेट का इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया, दिल्ली काल में, दिल्ली सल्तनत के काल में भी, मुगल साम्राज्य में भी ये बढ़ता गया। फिर मराठाओं के टाइम पे और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां, है ना, उनके टाइम पे भी ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है, प्रॉस्परस हो गया। मराठाओं में तो आपको पता है उनके जो सामंत हुआ करते थे, जैसे सिंधिया ही है, ठीक है, होलकर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंधिया वगैरह हो गए हैं, ठीक है, और होलकर हो गए हैं, ठीक है, होलकर्स हो गए हैं। ये लोग क्या थे कि, राइटिंग में मत जा रहा, राइटिंग थोड़ा, है ना, मैं फटाफट लिख रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। तो क्या है, सिंधिया होलकर उनके सामंत थे मराठाओं के, मराठा पेशवा के। तो उनके अंदर उन्होंने स्टेट्स डेवलप किए। जैसे अगर मैं बोलूँ तो होलकरों का इंदौर का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, और अगर सिंधियाओं का देखा जाए तो ग्वालियर का क्षेत्र आ जाएगा, उज्जैन का क्षेत्र आ जाएगा। फिर वैसी क्षेत्रीय शक्ति जैसे चंदेल हो गया, बुंदेला हो गए, ये फिर धीरे धीरे निकलने लग गए, या फिर गुर्जर प्रतिहार हो गए, या फिर पाल हो गए। ये कुछ ऐसी क्षेत्रीय शक्तियां थी जिन्होंने अपने अपने राज्य विकसित किए, ठीक है। ये मुझे क्या दिखाता है कि भारत जो है ना, इतना वाइब्रेंट है कि समय के हिसाब से स्टेट का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे मौर्य की बात कर रहे हैं, मौर्य की बात करें तो यहाँ पे प्रदेश काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रदेशों का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे गुप्ता पीरियड में चला जाऊँ तो यहाँ पे भुक्ति वाला सामंत कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे किस में चला जाऊँ, अगर मैं हर्षवर्धन के काल में, तो वहां पे भी सामंती व्यवस्था मिलती है, जिसमें सामंती व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने अपने अपने स्टेट्स को बांट रखा है, ठीक है। तो ये हमारा भारत का क्या है, एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें स्टेट कैसी ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड है स्टेट्स। और देखो, जैसे कोई साम्राज्य का पतन होता है तो फिर एक दूसरा साम्राज्य जगह लेता है उसकी, तो फिर उसके बाद स्टेट्स क्या करते होंगे, वो रीऑर्गेनाइज करते होंगे। तो सीधी सी बात है, कोई राज्यों को किसी अलग तरीके से चला रहा है। दिल्ली सल्तनत ने इक्तेदारी प्रथा के माध्यम से राज्यों को शासित किया, वही मुगल काल में आकर के उन्होंने क्या किया, मनसबदारी व्यवस्था से उसको संचालित किया। बट अब देखो, जब ब्रिटिशर्स भारत में आएंगे, जब अंग्रेज भारत में आएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सा सिस्टम अलग चालू करते हैं। आधुनिक काल में भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था है वो ब्रिटिश काल में थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे, शुरुआत में देखो, ब्रिटिशर्स ने 1757 से लेकर के 1947 तक हमें एक, देखा जाए तो गुलामी की या दास्ता की एक जंजीरें बांध के रखा है, ठीक है। उसमें उन्होंने स्टेट के ऊपर कंट्रोल इतना सिस्टमेटिकली जमाया, जिस वजह से हम कभी भी एक फ्रीली या फिर एक मूवमेंट के थ्रू या वॉर के थ्रू या फिर कोई एग्रेशन के थ्रू आजाद ही नहीं हो पाए, ठीक है। तो उनका सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि उन्होंने 1757 से लेकर के जो प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 या 65 में जो एक बक्सर का युद्ध हुआ था, 64 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, और 57 में प्लासी का, इस युद्ध के बाद जैसे उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों पे, ये प्लासी एंड बक्सर का जो एरिया है, ठीक है, यहां से उन्होंने कंट्रोल जमाना स्टार्ट किया ये बंगाल के एरिया में, और धीरे धीरे वो फिर इस सदर्न इंडिया के पूरे इलाके पे कब्जा जमाते गए। फिर उन्होंने नॉर्थ इंडिया के पूरे इलाके पे कब्जा जमाया। तो इससे क्या क्लियर होता है कि धीरे धीरे उन्होंने स्टेट्स को जीता है, पूरे भारत देश को हराया नहीं था। भारत में एक यूनाइट शक्ति नहीं थी, उन्होंने धीरे धीरे स्टेट्स पे कैप्चर किया और स्टेट को कंट्रोल में लिया, और डायआर्की सिस्टम स्टार्ट किया, कहीं द्वैत शासन स्टार्ट किया, ये उन्होंने शुरुआत की। उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो 1757 से 1757 से अगर देखें तो 1857 तक, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है,
इस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, सीधे रूल कर रही थी। बट दूसरा जो फेज आता है 1858 से लेकर के 1858 से लेकर के 1947 तक, इसमें ब्रिटिश क्राउन ने हमारे देश में स्टेट को ऑर्गेनाइज तरीके से क्या है रूल किया है। ठीक है, ये आपको काल याद रखना है। फिर हम क्या होते हैं कि जब हम 1947 के बाद आजाद होते हैं, ठीक है, तब हमें हमारी सत्ता हाथ में आती है। तो उसमें क्या था, आराम से आजादी तो मिल गई, खुशी की बात थी, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि 552 ऐसी छोटी बड़ी सब रियासतें थी। ठीक है, 552 ऐसे छोटी बड़ी सब रियासतें थी। अगर हम इनको स्टेट का एक दर्जा दे देते तो भारत में ऐसे क्या होते, 552 स्टेट होते, भारत का बाल्कनाइजेशन हो जाता है। बाल्कनाइजेशन मतलब ये होता है कि यूरोप का जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद बाल्कनाइजेशन हो गया ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो उसी प्रकार से इंडिया का भी बाल्कनाइजेशन हो जाता। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट हो जाता। तो ऐसे में हमारे फाउंडिंग फादर्स, हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि क्यों ना क्या करते हैं कि भारत को है ना सिस्टमेटिक तरीके से यूनाइट कर देते हैं। अगर इन 552 रियासत को राज्यों का दर्जा दे दिया तो देश बहुत ज्यादा तरीके से बाल्कनाइज हो जाएगा या बढ़ जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, और ऐसे में क्या है देश में अलगाववाद पैदा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, कहीं ना कहीं फाउंडिंग फादर्स बोलना उचित होगा, हमारे देश के निर्माता ही कहेंगे, सरदार पटेल और वीपी मेनन, इन लोगों की समझदारी की वजह से देशी रियासतों का एकीकरण हो पाया। इन्होंने 1947 से 49 तक सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से क्या किया कि जितनी भी रियासतें थी ना 552 रियासतों को डर की वजह से, ठीक है, और लालच की वजह से, जैसे भी हो साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके उन्होंने 549 रियासतों को यूनाइट कर लिया। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बट एक बहुत बड़ा ग्लिच ये था कि 3 रियासतें अभी नाराज चल रही थी, या 3 रियासतों ने क्लियर नहीं बताया कि हम किस में शामिल होना चाहते हैं। जिसमें से एक हैदराबाद रियासत थी, ये कह रही थी हमें आजाद रहना है, जम्मू कश्मीर रियासत कह रही थी हमें आजाद रहना है, जूनागढ़ कह रही थी हमें पाकिस्तान के साथ जाना है। ठीक है, अब बताइए, पाकिस्तान के साथ जाना है, इसको इंडिपेंडेंट रहना है और इसको भी इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इंडिया का था। हैदराबाद तो आप देख ही लो, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इंडिया के, तो क्या ये ऐसा देश चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, पॉसिबल है क्या इंडिपेंडेंट रह सकता है? देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेन्युइनली देखा जाए तो नहीं हो सकता, बट थोड़ा सा सैद्धांतिक अगर मोरल फॉलो करें, थोड़ा सा है ना वर्च्यूज को फॉलो करें, तो कोई देश एक दूसरे की संप्रभुता को सम्मान कर सकता है। बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, अभी देश में इतनी एजुकेटेड या इतनी लिटरेसी नहीं थी कि एक बीच में देश बना हुआ है उसको भी हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और एक बाहर से जो भी उसकी सीमा है उसकी भी हम रक्षा कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि पहले तो इनको मनाया, हैदराबाद के जो नवाब थे उनको मनाया, बोला कि आप भारत के क्या शामिल हो जाइए, भारत के साथ शामिल हो जाइए, और हम आपको बहुत सारी जो प्रिवी पर्सेस हैं और भाई कई सारी फैसिलिटीज हैं वो सब देंगे, मतलब कई सारी चीजों से। बट नहीं माने, तो ऑपरेशन पोलो चला करके इन पे कब्जा किया, हैदराबाद रियासत पे कब्जा किया। ये हमने 1947-48 के बाद ऐसा किया, इसके ऊपर 48 के आसपास। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो चला करके इस पे सैन्य कार्यवाही के थ्रू कब्जा किया। अब ये जूनागढ़ रियासत है, यहाँ पे ये जूनागढ़ रियासत है। जूनागढ़ के साथ हमने क्या किया, जूनागढ़ में देखो यहाँ का जो हेड था वो एक मुस्लिम फेथ को मानने वाला था, मतलब मुस्लिम था, मुस्लिम राजा था। वहां की जो प्रजा थी वो हिंदू थी। तो प्रजा हिंदू होने की वजह से हमने ये देखा कि अगर ये पाकिस्तान के साथ चला जाएगा तो इनके साथ क्या होगा, जीनोसाइड होगा हिंदुओं के साथ। तो हमने ये किया कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की, ऐसा करते हैं इंडिया के साथ आप मर्ज हो जाइए। इंडिया में देखो एक माउंट बेटन प्लान आया था, आपको पता होगा, माउंट बेटन प्लान के थ्रू भारत को दो पार्ट में बांट करके 2 डोमिनियन बनाने थे। एक तो पाकिस्तान एक डोमिनियन बनेगा, एक इंडिया एक डोमिनियन बनेगा। इसके थ्रू हम ये करने वाले थे कि जो भी रियासत 500-600 जितनी भी रियासतें थी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती हैं तो पाकिस्तान के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करेंगे, विलय पत्र जिसको हिंदी में कहते हैं। और जो इंडिया के साथ जुड़ना चाहती हैं वो इंडिया के साथ क्या है, विलय पत्र पे साइन करेंगे। तो ये चीज या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करेंगे। तो ये चीज क्या है, जूनागढ़ ने पता है किसको फेवर किया, यहाँ पे पाकिस्तान को फेवर करके बोला कि हम पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करेंगे। ये चीज इंडिया के जब लीडर्स को पता चली तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज का विरोध किया और इसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से टैकल किया। कैसे टैकल किया वो बहुत है ना काबिल तारीफ वाला काम हुआ कि यहाँ पे प्लेबिसाइड करवा दिया। प्लेबिसाइड होता है जनमत संग्रह, जिसको बोलते हैं
जनमत संग्रह। इस प्लेबिसाइड के थ्रू क्या हुआ, जनमत संग्रह मतलब होता है जनमत, है ना, लोगों की क्या है, मत क्या है, लोग भारत में मिलना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो लोगों ने ऑब्वियस सी बात है, हिंदू है ज्यादातर, इंडिया को ही प्रेफर किया। तो यहाँ पे ये जूनागढ़ ऐसे जनमत संग्रह में भारत के साथ शामिल हो जाती। अब आता है कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है और बहुत ही अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है। आपको पता है कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा थोड़ा उल्टा था जूनागढ़ से, जस्ट अपोजिट। इसमें ये था कि यहाँ पे जो लीडर था वो हिंदू था, है ना, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी, पब्लिक थी या फिर यहाँ पे प्रजा थी, वो नॉन हिंदू थी, या मुस्लिम कहें या थोड़ा बहुत बुद्धिस्ट है, थोड़ा बहुत हिंदू है, मतलब ज्यादातर मेजोरिटी क्या है, मुस्लिम है, इस्लाम को, फेथ को मानने वाले लोगों की, ठीक है। ठीक है, ये रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, इस्लाम फेथ को मानने वाली थी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर जूनागढ़ के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो यहाँ पे प्लेबिसाइड होना चाहिए। प्लेबिसाइड यानी जनमत संग्रह होना चाहिए। वो आप देखो, सरदार पटेल और नेहरू जी को इतना तो दिमाग था कि अगर प्लेबिसाइड यहाँ पे करवा दिया, है ना, तो मुस्लिम मेजोरिटी है, कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी पाकिस्तान के साथ। अच्छी बात ये हो गई, किस्मत की बात ये हो गई कि यहाँ का जो लीडर था, हिंदू था जरूर, उसने बोला हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है। तो ऐसे में क्या हुआ, उसने ना तो पाकिस्तान का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, ना तो भारत का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इससे हमें ये फायदा मिल गया कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिल गया। ये इंडिपेंडेंट स्टेट, इसको 1 साल का मौका दिया माउंटबेटन ने, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को 1 साल का मौका दिया कि आप 1 साल तक ऑब्जर्व करो कि किसके साथ जाना है, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना, अगर आपको इंडिपेंडेंट भी रहना तो वो भी डिसाइड कर लेना। उसी 1 साल के फेज में क्या हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान ने गलती कर दी, उसने यहाँ पे कबायलियों के थ्रू अटैक करवा दिया। अपनी सेना के इनडायरेक्ट जो लोग हैं उनके थ्रू, आतंकवादी टाइप के लोग थे, उन लोगों से अटैक करवा दिया। तो यहाँ पे जैसे ही वो कबायली घुसे इस कश्मीर में, तो यहाँ पे हरि सिंह, और ये हरि सिंह जो थे, राजा हरि सिंह थे, उन लोगों ने क्या किया, दिल्ली में जाकर के सपोर्ट की गुहार लगाई कि हमें सपोर्ट कीजिए। नेहरू से बोला और सरदार पटेल से बोला, इन लोगों ने अपनी सेना भेजी। उसके पहले एक कंडीशन रखी कि आपको इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे इंडिया के साथ साइन करना पड़ेगा। हरि सिंह और यहाँ पे फंस जाते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट रहना था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फंसा दिया है कि हमें इसमें शामिल होना पड़ेगा, इंडिया के साथ शामिल होना पड़ेगा। बट उन्होंने देखा कि बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इंडिया है, ठीक है। उन्होंने ये प्रेफर किया कि ये पाकिस्तानी जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे जिनोसाइड करेंगे, हिंदुओं का किस तरीके से बर्बाद करेंगे, हमारी रूल जो मोनार्की है वो नहीं चल पाएगी। तो उन्होंने प्रेफर ये किया कि क्यों ना क्या करते हैं, भारत का ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे उनको एक बेनिफिट ये हो गया कि थोड़ा सा डेमोक्रेटिक उनकी वैल्यूज को, है ना, क्या मिलेगा, यहाँ पे उनको सुना जाएगा, समझा जाएगा। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जैसे ही साइन किया, भारत ने अपनी सेना भेज दी और यहाँ पे कश्मीर को बचा लिया। इस कश्मीर को जैसे ही बचाया, बट एक प्रॉब्लम ये हो गई, कश्मीर को बचा तो लिया, बट एक प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेकर के ये एरिया कश्मीर का, ये इतना एरिया जो है ना, पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया। इसी को आज हम पीओके बोलते हैं, है ना। क्या हुआ, सेना गई तो थी, बट सेना वहां पे लड़ रही थी, वो हरा भी देती, यहाँ से खदेड़ भी देती पाकिस्तानियों को। बट दिक्कत ये हो गई कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई कि वो यूएन में चले गए, और यूएन में जाकर के उन्होंने मुद्दा उठा दिया कि ये पाकिस्तानी यहाँ पे अटैक कर रहे हैं हमारी इस टेरिटरी पे। तो नेहरू जी ने ऐसा यूएन के साथ सामने बोला, और यूएन ने क्या बोल दिया यहाँ पे कि सीज फायर कर दो। सीज फायर मतलब होता है जो सेना जहां पे खड़ी है वहीं रुक जाए, और जो जिसके एरिया में कब्जा हो गया वो वहीं पे कब्जा माना जाएगा। तो वो सेना यहीं पे खड़ी हुई थी पाकिस्तान की, तो उन्होंने इस एरिया को अपने अंडर में कंट्रोल में ले लिया, और भारत की सेना यहीं तक पहुंच पाई थी, इसलिए ये एरिया क्या है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल डिसाइड हो गया, ये वाला एरिया। अगर देखा जाए तो ये भारत की एक प्रकार से एक गलती थी, ठीक है, इसको एक गलती थी जिस वजह से ये एलओसी यहाँ बन गई, जबकि इसको यहाँ तक एक्सटेंड होना चाहिए था, है ना। तो ये ठीक है ना, जो इतिहास है वो इतिहास तो अब हो चुका है, उसको नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। बट अब ये है कि फ्यूचर में ऐसी चीज ना हो, तो हम कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं और इंडिया के जो इश्यूज हैं, हम दोनों मिलके उसको क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। ऐसी बात भी है कि सीज फायर तोड़े भी जा सकते हैं, ठीक है, तो सीज फायर तोड़े भी जा सकते हैं, बट इंडिया क्या है, एक शांत देश है, ठीक है।
तो इंडिया युद्ध खुद से स्टार्ट नहीं करेगा, बट इंडिया के ऊपर अटैक होगा तो एग्रेसिवली इंडिया इस सीज फायर को तोड़ भी देता है, तोड़ा भी है, ठीक है। अब मैं टॉपिक भी आता हूँ, देखो हमारा टॉपिक ये था मेनली कि 552 रियासतें हमें शामिल करवानी थी, 3 नहीं माननी थी, हमने 3 को जैसे तैसे करके शामिल करा दिया। उसमें एक कश्मीर का ये मुद्दा क्रिएट हो गया, वरना ये भी पूरा शामिल हो जाता। ये जूनागढ़ हमने शामिल करवा लिया, ये कश्मीर भी कश्मीर शामिल करवा लिया, जूनागढ़ शामिल करवा लिया, ये हैदराबाद शामिल करवा लिया, ठीक है। 552 रियासत भारत में शामिल हो गई हैं। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि देखो रियासतें शामिल करवा लोगे, ठीक है, अच्छी बात है, बट देश में ही अब स्टेट को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? 552 स्टेट बनाओगे क्या? 552 स्टेट थोड़ी बन सकती, वो 552 रियासतों को स्टेट का दर्जा नहीं दिया सकता, तो उन 552 रियासतों को कॉम्प्रहेंसिवली क्या करना पड़ेगा? आपको एक जगह उनको यूनाइट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है अमेरिका में क्या हुआ था, 13 कॉलोनीज जो थी ना, उन्होंने वहां पे आजाद कराया था, वो 13 रियासतें टाइप की थी, तो 13 रियासत आज भी हैं, वो छोटी बड़ी सब मिला करके, जैसे फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया वगैरह ये सब है ना, वो आज भी है वहां पे। तो 13 ही थी, इसलिए उन्होंने वो संभावना सही समझी। बट यहाँ पे 552 अगर यूनाइट होंगे ये प्रोविंसेस या फिर रियासतें, तो ऐसे में क्या है कि हम सभी को स्टेटस का, एक स्टेट का स्टेटस नहीं दे सकते हम। तो हमने क्या किया, वहां पे वर्गीकरण किया कि इन सभी को मिला करके हम क्या करते हैं कि स्टेट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ रियासतों को मिला करके पार्ट ए कैटेगरी में डाल दिया, कुछ रियासतों को मिला करके पार्ट बी कैटेगरी में डाल दिया, कुछ रियासतों को मिला करके पार्ट सी कैटेगरी में और कुछ को पार्ट डी कैटेगरी में, ठीक है। पार्ट ए में 9 स्टेट ऐसे बनाए गए, पार्ट बी में भी 9 स्टेट, पार्ट सी में 10 स्टेट और पार्ट डी में 1 स्टेट, ठीक है। तो ऐसे मिलाकर के कितने स्टेट हो गए हमारे? हमारे 29 एक प्रकार से स्टेट हो जाते हैं ना, 18 10 28 29, ठीक है, 29 स्टेट बनाए गए। तो ये हमारा देखा जाए तो 1950 की या 48 से 50 के बीच का टाइम है ये, 1950, ठीक है। अभी उस टाइम की कहानी ये चल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो अब वो स्टेट की लिस्ट भी दे रखी है आपके सामने। अब एक चीज समझना, 552 रियासतें थी, सीधी सी बात है, 552 रियासतें थी आपके सामने, और अब वो कन्वर्ट हो गई, कितनी बन गई हैं? अब वो कन्वर्ट होकर के 29 स्टेट में कन्वर्ट हो गई हैं, बताइए, ठीक है। तो ये क्या है, रियासतों को कन्वर्ट किस में किया है? स्टेट्स में। स्टेट ऑर्गेनाइज हो गए हैं, क्या हो गए हैं? स्टेट ऑर्गेनाइज हो गए हैं आपके। अब स्टेट ऑर्गेनाइज हो गए हैं, ठीक है। फिर भी दिक्कत थी, दिक्कत क्या थी अब समझते हैं, ठीक है। पानी पी के समझते हैं। क्या है दिक्कत? देखो पहले तो इनको पढ़ लो, फिर दिक्कत मैं बताता हूँ। कौन कौन से स्टेट उन्होंने 29 स्टेट में बांट दिए। एक असम, देखो पार्ट ए में डाल दिया, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश का या फिर मध्य प्रांत बोलना चाहिए इसको, है ना, पार्ट ए में मध्य प्रांत था ये, ठीक है, इसको मध्य प्रांत, ठीक है। उस टाइम पे मध्य प्रदेश का ये मध्य प्रांत वाला हिस्सा पार्ट ए में था। मद्रास हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। ये पार्ट ए में है। पार्ट बी में कौन से? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। मध्य भारत, ये भी मध्य प्रदेश का पार्ट है, जो ग्वालियर इंदौर वाला एरिया आ जाता है इसमें। मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और विंध्य प्रदेश। फिर आप ये मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से नोटिस करना, ये मध्य प्रदेश का पार्ट है जो कि पार्ट ए में था, ये इसको मध्य प्रांत कहते थे। फिर दूसरा पार्ट बी में मध्य भारत नाम का हिस्सा, ये भी यहाँ पे था। मतलब कहने का बात ये है कि मध्य प्रदेश उस जमाने, मान लो ये है, तो कुछ हिस्सा इसका पार्ट ए वाला, मान लो पार्ट ए वाला हिस्सा ये है ना, उसमें है, ठीक है, मध्य प्रांत वाला। पार्ट बी मध्य भारत वाला यहाँ, और ये पार्ट सी वाला, यानी मध्य प्रदेश 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड था, ठीक है। जैसे ये भोपाल वाला हिस्सा बिल्कुल बीच सेंटर में है, ये पार्ट सी कैटेगरी में है, ठीक है। उसके अलावा है ना, ये सब आपके विंध्य प्रदेश भी आ जाता है इसमें, ठीक है। और डी वाली कैटेगरी में आ जाता है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार कैटेगरी। अब अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं, है ना, इनको डी कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि इनकी टरेन, इनका जो एरिया है, इनका क्षेत्र है, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग क्षेत्र पे वो करता है। तो और उसके लिए क्या है, अलग से एक प्रशासनिक चीजों को हमें समझना पड़ेगा, इसलिए उनको अलग कैटेगरी में डाल के समझ वो क्या है, एडमिनिस्टर किया है उसको। अब एक चीज ये समझना कि इसको हमने ऐसे डिवाइड क्यों किया, पार्ट ए पार्ट बी।
मेनली देखा जाए तो ये हमने पूरा का पूरा प्रशासनिक आधार पे डिवीजन किया था, प्रशासनिक आधार पे, ठीक है। किस आधार पे? प्रशासनिक आधार पे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब मूवमेंट कर रही थी, जब क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग कर रही थी या क्रांति कर रही थी, या फिर अपना जब भी आंदोलन करती थी, चाहे असहयोग हो, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, या कोई भी छोटी छोटी धरना प्रदर्शन दे रहे थे ये लोग, तो एक चीज का डिमांड करते थे, लिबर्टी। लिबर्टी के साथ साथ अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लिबर्टी, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, और एक होता था अकाउंटेबल जो सरकार है। अकाउंटेबल सरकार कब होगी? जब हमारे देश के जो जनता है, देश की जनता है, उनके अकॉर्डिंग चीजें हो, और उनके अकॉर्डिंग क्या? उनकी संस्कृति, उनकी भाषा। जब भारत में रहने वाला व्यक्ति, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसके समाज, उसके त्योहार, उसके पहनावे, उसकी इज्जत नहीं की जा रही है, तो वो कैसे खुशी हो सकता है? तो अल्टीमेटली लिबर्टी यही होती है फ्रीडम, कि किसी भी व्यक्ति को अपने तरीके, अपनी चॉइसेस के आधार पर जीवन जीना हो, उसकी शिक्षा उसी आधार पे हो, उसका खान पान उसी आधार पे हो। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक चीज थी कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ डिमांड कर रही थी, तो उसका फंडामेंटल पॉइंट यही था कि इंडिया में हर एक व्यक्ति को लिबर्टी मिल सके, वो खुद के हिसाब से जी सके। और उसमें बेसिक फंडामेंटल ये था कि भाषा और कल्चर। अब ये जो स्टेट्स थे, इन स्टेट्स में ये प्रॉब्लम थी कि भाषा के अकॉर्डिंग डिवीजन नहीं था इनका, और इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी पहले से डिमांड कर रही थी कि हम भाषा के आधार पर स्टेट्स को बनाएंगे, जब आजाद हो जाएंगे तो हम भाषा के आधार पर स्टेट बनाएंगे। तो इन्होंने वादा कर दिया था लोगों से, बट आज ये वादा क्या है? नहीं हो पाया पूरा। देखो आजादी के क्या है, हमें 2-3 साल हो चुके हैं, 1947 में हमें आजादी मिल चुकी है। आज 1950 तक हमारे कैसे स्टेट बने? ये एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे बने हैं। तो प्रॉब्लम तो थी, तो इसका क्या समाधान निकाला? देखो इसका समाधान हम क्या है, सिस्टमेटिक एक क्रॉनिकल ऑर्डर में समझेंगे ना, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा, उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ कमीशंस और थे जो बीच में बनाए गए थे, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए कुछ कमीशंस बनाए गए थे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत जो, देखो एक जमाने में ऐसा था ना, 50 में ऐसा हो गया, 53 में ऐसा हो गया, 55 में, 56 में, 60 में, और आज 2020 में ऐसा हो गया है, ठीक है। मतलब स्टेट का जो एक स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है, बहुत हद तक चेंज हुआ है, ठीक है। तो भारत के राज्यों का गठन हुआ है, तो बीच में कई सारे ऐसे आयोग बने हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दी है, जिन्होंने बदलाव के लिए पहल की, सिफारिश की है। तो वो क्या है, उसमें धर आयोग का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। धर आयोग है ना, एस के धर थे 1948 में, जेवीपी कमिटी, जवाहर वल्लभ और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, इनकी एक कमेटी थी। इन लोगों ने भाषाई आधार पे बोल दिया नहीं बनाएंगे स्टेट, बोल दिया नहीं बनाएंगे स्टेट, जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फजल अली आते हैं, ये बोल देते हैं कि हम बनाएंगे। ये चीज मैं इतने शॉर्ट में नहीं बताऊंगा, आगे डिटेल में बताऊंगा, बट अभी क्रॉनिकल ऑर्डर में बता रहा हूँ कि चीजें कैसे चल रही थी। तो फजल अली वो मसीहा बन के आए, उन्होंने 1953 में बोल दिया, 53 में बना ये आयोग, और 56, 55, 56 में बोल दिया कि भाषा के आधार पे बनना चाहिए। उसकी कहानी ऐसी साधारण तरीके से नहीं थी, उसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल था। हमारे कई सारे लोग मरे भी हैं उस आंदोलनों में, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग करने में। तो उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। तो एक प्रकार से हमने देखा है कि हमारा भारत जो है, समय के साथ साथ कैसे एक जमाने में जो मौर्यों से लेकर के वैदिक काल, मतलब वैदिक काल से लेकर के फिर उसके बाद महाजनपद काल में, फिर उसके बाद मौर्य गुप्त है ना, हर्षवर्धन के काल में, ये जो भारत था किस तरीके से एक अखंड भारत आज इस तरीके के भारत में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आज इसमें कितने स्टेट हो गए हैं? आज इसमें 28 स्टेट और 8 यूटीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 28 स्टेट है और 8 यूटी, 8 यूटी मतलब यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी, सॉरी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आज भारत में आया ना, ये ही है क्या, स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टेट यहाँ पे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन आज यहाँ पे ऐसे सिस्टमेटिक स्टेट दिख रहे हैं, तो वो रीऑर्गेनाइज्ड है। चाहे वो वहाँ पे ये देखो, ये बेल्ट आप देख लो, हिंदी भाषा का बेल्ट है, ये मराठी भाषा का महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का, केरला में मलयालम का, तमिलनाडु में तमिल का, आंध्र प्रदेश में तेलुगु का, तेलंगाना में भी हिंदी थोड़ा और मराठी थोड़ा, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, उड़ीसा में उड़िया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल में बंगाली का, ठीक है। तो ऐसे हर एक स्टेट, राजस्थान में राजस्थानी का, पंजाब में पंजाबी का, ठीक है। ऐसे में क्या है, भारत के अधिकांश स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कल्चर बेसिस पे बढ़ गए हैं। तो ये हुआ है उनका रीऑर्गेनाइज, इस तरीके से ये होता है स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भारत में संवैधानिक प्रावधान क्या रहे, ठीक है। एक चीज और समझना, जैसे
भारत आजाद हुआ 47 को। भारत में धीरे धीरे आयोग बन रहे, धर आयोग, जेवीपी और फजल अली वगैरह, ठीक है। धर आयोग, जेवीपी तो भारत का संविधान भी नहीं कंप्लीट बन के तैयार होता उसके पहले ये बन जाती कमिटी स्टेट के लिए। मतलब स्टेट इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया था कि संविधान बने या ना बने या बाद में बने, पहले स्टेट बनाओ अच्छे से। देख रहे हो आप, संविधान बना नहीं है लेकिन स्टेट बनाने की ज्यादा लोगों को क्या थी, जरूरत थी, या फिर उनके अंदर एक आग उत्पन्न हो रही थी कि नहीं स्टेट चाहिए, स्टेट हमें अपना स्टेट चाहिए, आजादी चाहिए, आजादी मिल गई तो स्टेट तो चाहिए चाहिए, बेसिक सी बात है। तो लोग इस तरीके से डिमांड कर रहे थे। अब स्टेट ऐसे तो दे नहीं देंगे, तो हमारी सरकार कोशिश कर रही थी कि पहले क्या करते, संविधान लागू कर देते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। तो 1950 में क्या है कि हमारा देश में संविधान जैसे ही लागू होता है, मतलब कंप्लीटली देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, तो हमने क्या किया कि कुछ आर्टिकल्स डेडिकेट किए स्टेट एंड यूटी के लिए। पार्ट 1 कहा उसको, और पार्ट 1 में संघ और उसके राज्य यानी यूनियन और इट्स स्टेट्स, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या है, कुछ आर्टिकल्स, कुछ पार्ट ऐड किए, उस पार्ट में एक आर्टिकल भी, कुछ 4 आर्टिकल ऐड किए। कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर के 4 आर्टिकल तक, कुछ हमने ऐसे 4 आर्टिकल ऐड किए। इन आर्टिकल से अनुच्छेद के माध्यम से हमने ये बताया कि भारत में जो स्टेट्स है उनका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, उनका बदलाव, अल्टरेशन, बाउंड्री का चेंजेस है ना, ये सब कैसे होगा। तो देखो, इसको समझने के लिए हमें क्या है कि सबसे पहले ये आर्टिकल्स के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल्स के अंदर जाएंगे फिर हमें चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चंस बनने के चांसेस यही है। तो अब हम आ गए हैं, देखो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने एंशियंट से लेकर के आधुनिक भारत तक कैसे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वो हमने बताया, स्टेट को लेकर के कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए वो हमने देख लिया। अब हम आते हैं संवैधानिक प्रावधान पे। तो भारत में संवैधानिक प्रावधान जब निर्धारित हो जाएंगे तभी स्टेट का सिस्टमेटिक ढंग से हम रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो आर्टिकल फर्स्ट बनाया गया हमारे फाउंडिंग फादर्स के द्वारा, उसमें लिखा गया कि भारत का नाम और भारत का राज्य क्षेत्र, यानी भारत का जो नेम है, नेम एंड इट्स टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत का नेम क्या रखा, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, ये नाम रखा गया भारत का। आप याद रखना कि दोनों नाम हमने डेडिकेट किया है। इसी का एक पॉइंट और है कि इसमें हमने बोला है भारत को भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, दूसरा पॉइंट बोला है हमने, ठीक है। भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। अब अच्छा, एक वर्ड आया भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। ये वर्ड आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है, और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे आगे अगली स्लाइड में। उसके अलावा और क्या लिखा है, भारत ये लिखा है कि पहली अनुसूची, अच्छा पहली अनुसूची क्या है, भारत के संविधान में देखो 12 अनुसूचियां हैं, उसकी जो पहली अनुसूची है ना उसमें ये लिखा है कि भारत, देखो पहला आर्टिकल तो कहता है कि स्टेट बनेगा कैसे, वो स्टेट कैसे कैसे क्या होंगे भारत में पाए जाते हैं। असलियत में स्टेट की लिस्ट क्या है, स्टेट कौन कौन से, उनके नाम क्या है, उनकी बाउंड्री क्या है, उनकी बाउंड्री की लंबाई क्या है, उनकी चौड़ाई क्या है, उन स्टेट में कितने कितनी क्या है, एरिया कितना है, उन स्टेट की संख्या क्या है, वो बकायदा सिस्टमेटिकली बहुत ही विस्तार से, ठीक है, जैसे कहाँ पे लिखी हुई है, इस पहली शेड्यूल में, पहली अनुसूची में, ठीक है। साथ में ये भी बता रखा है कि भारत जो है भारत की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध है, साथ में ये भी बता रखा है कि केंद्र शासित प्रदेश, और साथ में भारत जो कल के दिन फ्यूचर में अधिग्रहित क्षेत्र है, भारत कल के दिन कोई भी एरिया एक्वायर करता है, किसी भी देश का एरिया भारत ने जीत लिया, या कोई भी देश कोई भी हिस्सा भारत में मिलना चाहता है, जैसे सिक्किम एक टाइम बाद भारत में मिल गया था, भारत का हिस्सा पहले नहीं था, इंदिरा गांधी के टाइम पे सिक्किम ने खुद ही डिमांड की थी कि हमें भारत से मिलना है, ठीक है, तो भारत ने पहले सह राज्य का दर्जा दिया, फिर उसको कंप्लीट राज्य का दर्जा दे दिया। तो इस तरीके से चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो देखो एक प्रकार से ये स्टेट हो गए हैं, यूटी हो गए हैं, और कल के दिन कोई एक्वायर स्टेट है, कल के दिन कोई नई जमीन, हम नया राज्य, नया कोई क्षेत्र कब्जा करते हैं या हमें मिलता है वो, तो वो भी कहीं ना कहीं किस में आएगा, फर्स्ट शेड्यूल में डालेंगे, और वो पूरा का पूरा किससे कहीं ना कहीं रेगुलेट होगा, आर्टिकल फर्स्ट के थ्रू, आर्टिकल फर्स्ट के थ्रू चीजें ये चलेंगी। अगर मान लो कल के दिन भारत में ये भूटान मिलना चाहता है ना, फॉर एग्जांपल भूटान अगर भारत में मिलना चाहता है तो आर्टिकल फर्स्ट के थ्रू ही हम उसको एक्वायर टेरिटरीज के थ्रू क्या है मतलब काउंट करेंगे, ठीक है। उसकी प्रोसेस फिर अगले आर्टिकल्स में लिखी है, प्रोसेस क्या है, देखो देखो अब ये चीज मैं थोड़ा सा बेसिक एक बताने वाला था कि भारत को देखो क्या बोला जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट। एक चीज भारत के पर्सपेक्टिव आपको बहुत अच्छे से जाननी है, उसमें लिखा था ना यूनियन ऑफ स्टेट, भारत को क्या बोला जाता है, इंडिया दैट इज भारत,
क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। अब भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है ना। तो आपको एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जाकर के आप देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा ये ओवरलैप हो गया यहाँ पे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जाकर के देखोगे तो यूनियन एक वर्ड मिलता है ना, चलो ये तो पता है। एक मिलता है फेडरेशन वर्ड मिलता है, और एक मिलता है कन्फेडरेशन वर्ड मिलता है, ठीक है। इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है। भारत फेडरेशन क्यों नहीं है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं है, भारत कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं है, भारत यूनियन ही क्यों है, ये समझना जरूरी हो जाता है। देखो क्या है कि इंडिया 552 रियासत थी, ठीक है। अगर उनको हम कन्फेडरेशन का दर्जा देते हैं तो कन्फेडरेशन का दर्जा देने से जो पावर है ना वो उन्हीं रियासतों के पास होती, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती, और ज्यादातर वो चाहे तो कल के दिन स्वतंत्र भी हो सकते थे, ये भी प्रॉब्लम हो जाती। और अगर वो हमारा देश छोड़ना चाहे, कल के दिन किसी अदर देश के साथ मिलना चाहे तो वो भी हो सकता था। मतलब बहुत प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमने यूनियन रखा है। तो क्या होता है ऐसा यूनियन में, देखो सबसे पहले सॉवरेनिटी की बात आती है, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। तो अगर कन्फेडरेशन होता ना भारत, तो भारत में सदस्य राज्यों के पास संप्रभुता होती, ना कि भारत के पास। मतलब भारत में स्टेट ज्यादा पावरफुल होते हैं, आपको पता हो। कन्फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसकी तुलना में स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। वो स्टेट चाहे तो अलग भी हो सकते हैं। अगर वहीं फेडरेशन की बात करें, इस फेडरेशन की बात करें तो इसमें सेंटर जो है, हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारे जो सब स्टेट मिलाकर के जो एक यूनियन बनी है, वो केंद्र और जो राज्य है वो बराबर होते हैं, इक्वली पावर होती है, ठीक है, इक्वली पावर होती है। जबकि यूनियन में क्या है, केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति होती है, ये है यहाँ पे। केंद्र सरकार यहाँ पे ज्यादा पावर ले लेती है। तो भारत ने सोचा कि 552 रियासतें अगर इनमें कन्फेडरेशन बना दी, कल के दिन अलग हो गए, फिर क्या हो जाएंगे वो तो अलग, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग चल रहा है। अगर फेडरेशन बना दिए तो बराबर पावर, फिर बराबर पावर में भी टसल ही होगा, कन्फ्लिक्ट होंगे। एक काम करते हैं, पावर अपने पास रखते हैं। नेहरू और सरदार पटेल का दिमाग था ये। अम्बेडकर जी ने उसको फॉर्मेट दिया, अच्छे से ड्राफ्ट किया, इतना सिस्टमेटिक ड्राफ्ट किया कि आज तक उस यूनियन की तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं हो पाई, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात थी कि इस तरीके से भारत को यूनियन बनाने का जो एक फैसला था ना, वो बहुत सिस्टमेटिकली लिया। अगर वहां पे शक्ति की बात करें तो केंद्रीय सरकार की शक्ति, मतलब जो सेंटर में बैठी हुई सरकार है ना, हमारी सेंटर में बैठी हुई सरकार। कन्फेडरेशन अगर भारत होता तो बहुत ही कम पावर होती। मोदी जी की आज, अगर मोदी जी देश में प्रधानमंत्री होते और कन्फेडरेशन में भारत होता तो कोई उनकी बात ही नहीं सुनता। अगर वहीं पे फेडरेशन होता तो थोड़ा सा मिडिल में रहता, ठीक है। और हमारा यूनियन है तो देखो यूनियन वाले पर्सपेक्टिव से बहुत पावरफुल हो जाता है सेंटर, ठीक है। यहाँ पे स्टेट का इतना रोल नहीं रहता। वहीं पे अगर छोड़ने की बात आए तो यहाँ पे ये छोड़ सकते हैं, ये भी नहीं छोड़ सकते हो, ये भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये एक बेसिक था। और इसमें एग्जाम्पल आप याद रखो, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कन्फेडरेशन में माना जाता है। स्विट्जरलैंड भी एक देश है जो कन्फेडरेशन कैटेगरी में आता है, जर्मनी भी कन्फेडरेशन कैटेगरी में आता है, बट वो उतने पॉपुलर नहीं है जितना यूरोपियन यूनियन पॉपुलर है। देखो यूरोपियन यूनियन का ये मैप है, एक टाइम बाद ये भी ब्लू होता था, मतलब यहाँ पे ये भी ब्लू होता था, क्यों अब क्यों व्हाइट कर दिया। देखो ये यूरोपियन यूनियन का मैप है जो ब्लू हाईलाइटेड है, ठीक है। ये ब्रिटेन है, आपको पता है ब्रिटेन 2015-16 में इससे अलग हो गया। तो ये कन्फेडरेशन से बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिख रहा है कि यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर था, नाम है उसका यूके या फिर ब्रिटेन बोल सकते हो, वो 2016 में किससे अलग भी हो गया। तो क्या सिद्ध होता है, कन्फेडरेशन ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है। फेडरेशन क्या है, फेडरेशन में आता है यूएसए। यूएसए बहुत अच्छा एग्जांपल। यूएसए में जो 50 स्टेट है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से फेडरेशन वाली कैटेगरी में आते हैं, फेडरलिज्म को बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। वहां पे आपने देखा होगा कि हर एक स्टेट का एक अलग अलग अपना झंडा भी है, हर एक स्टेट अपना अलग एक नागरिकता देता है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो सरकार है वो अपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है वो अपनी अलग नागरिकता देती है, ठीक है। जैसे 50 स्टेट क्या है, यूनाइटेड है। और फिर भारत कहाँ आता है, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे कोई चांस नहीं है, एक बार शामिल हो गए। आप देख लो, कश्मीर इतना गर्म मुद्दा था, एक बार हो गए शामिल, अब कभी हिम्मत नहीं हो सकती उसके अलग होने की। सिक्किम हो गया गलती से, अब वो चाह के भी अलग नहीं हो पाएगा, ये मान के चलो। इसलिए भारत में शामिल होना मतलब बहुत मुश्किल है अलग होना। भारत ऐसा एक संविधान या एक कानूनी ढांचा लेके चलता है कि बहुत ही यूनाइट रहने का, कि हम यूनाइट रहेंगे एक प्रकार से, ठीक है। तो ये चीजें क्या है आपको यहाँ पे समझनी जरूरी हो जाती है। देखो टर्मिन से हम अगर भागेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट है हो गई नॉर्मल सा, मतलब सभी यूनाइट रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। यूनियन वर्ड भी बहुत सोच समझ के रखा गया। देखो एक चीज और इसमें आप नोटिस करना, हिंदी में संघ दोनों को कहा गया है यहाँ पे भी, इसलिए
इंग्लिश वाला टर्म से आप फेमिलियर रहो, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, ठीक है। अगला जो पर्सपेक्टिव है हमारा वो है कि संवैधानिक प्रावधान में जो सेकंड आर्टिकल है वो क्या कहता है। सेकंड आर्टिकल कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश। पहले राज्य ने तो बता दिया कि ऑलरेडी हमारे देश में कौन कौन से राज्य हैं, वो कैसे रहेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट बन के रहेंगे भारत में। ये कह रहा है दूसरा आर्टिकल कि नए राज्यों का प्रवेश कराना है और उनकी स्थापना करनी है। कैसे नए राज्य करने प्रवेश कराना है ना। जैसे मान लो कल के दिन मैंने बताया ना भूटान शामिल होना चाहता है, तो वो हमने देख लिया कल। या फिर मान लो कोई स्टेट कह रहा है कि हमारा ये इस तरीके से जो है ना एरिया जो है ना, इस तरीके से एरिया क्या है थोड़ा सा वायलेंट हो रहा है, एक काम करो इस स्टेट को तोड़ के अलग स्टेट बना दो। तो ये चीजें हैं, मतलब नया स्टेट बनाना है या प्रवेश कराना है ना, उसकी स्थापना करनी है। तो कुछ कुछ चीजें क्या है इसमें संसद को पावर दे रखी है। मेनली ये याद रखना कि आर्टिकल 2 ये कह रहा है कि नया स्टेट अगर प्रवेश करना चाहता है भारत में, या कोई देश प्रवेश करना चाहता है स्टेट के रूप में भारत में, तो वो संसद से माध्यम से होगा। संसद वहां पे परमिट करेगी, संसद मतलब रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास करके करेगी। तो ऐसा हमने किया है सिक्किम के साथ। सिक्किम के साथ हमने क्या कब किया, 1974 में हमने 35वां, ठीक है ये 35 लिखा है, 35वां संविधान संशोधन करके उसको सहराज्य का दर्जा है ना, एक को स्टेट का दर्जा देकर के आर्टिकल 2A जोड़ा था। फिर हमारे दिमाग में ये आया कि क्यों ना उसको कंप्लीट राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। उसने खुद ही बोला, तो 36वां संविधान संशोधन अगले साल फिर कर दिया और उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देकर के 22वां स्टेट बना दिया। और ये 2A जो है ना आर्टिकल, अभी ये रिपील हो चुका है, मतलब ये खाली है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए आपने ज्यादा देखा होगा कि खाली है आर्टिकल। उसके बाद अगला जो पॉइंट है संसद, इसमें फिर कहा गया कि किसी नए राज्य की स्थापना, सीमा, नामकरण आदि में भी चेंजेस कर सकती है, ठीक है। तो स्टेब्लिशमेंट की बात यहाँ पे बोली गई है। तो आप देख ही सकते हो कि इतने सारे स्टेट बन गए हैं, तो नॉर्मली तो बने नहीं होंगे, धीरे धीरे। जैसे गुजरात ही है अभी 1960 के दशक में सामने आया है, ठीक है। झारखंड वगैरह है, छत्तीसगढ़ वगैरह है, तो किसकी परमिशन से बने होंगे, है ना, पार्लियामेंट की परमिशन से बने हैं ये। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 3 में यहाँ पे क्या है कि देखो राज्यों का पुनर्गठन वर्ड आया है, रीऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए ये काम का है, थोड़ा थोड़ा कहें या फिर पूरा कहें, ध्यान से वर्ड समझना। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि एक स्टेट बन चुका है, ऑर्गेनाइज है, उसको ऑर्गेनाइज करो। या तो उसका एरिया, अल्टरेशन ऑफ एरिया, या तो उसकी बाउंड्री को चेंज कर दो, या तो उसके नाम को रीनेम कर दो, या तो उसका नया स्टेट ही बना दो, उसकी कुछ एरिया हटा करके उसका एक नया स्टेट ही बना दिया। और ये सब की सब जो पावर है वो किसके पास है, संसद को ये सब पावर है। और संसद जब करेगी ना तो राष्ट्रपति की पहले क्या कर लेगी, सिफारिश ले लेगी, या राष्ट्रपति की सहमति से ही करेगी। अब सीधी सी बात है, अल्टीमेटली संसद करेगी, संसद को पावर है। और संसद में जो सत्ता में बैठा है वो सरकार होती है, और सरकार कहीं ना कहीं सिफारिश अगर राष्ट्रपति को देगी तो राष्ट्रपति तो मना तो करेंगे नहीं, सीधी बात है। हमारे भारत में राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र के होते हैं, इसलिए उनके पास पावर नहीं है। तो अल्टीमेट कहें तो संसद, और संसद के अंदर भी सत्ता किसकी है, उस सरकार की है जो भी वर्तमान में सरकार है। जैसे अभी वर्तमान में मोदी सरकार है तो उसके पास ज्यादा पावर है इस मामले में, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। और लास्ट में एक पॉइंट ये कहा गया है आर्टिकल 3 में, कंफ्यूजन ये होती है, देखो हम ज्यादातर पढ़ते हैं कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत हमें कोई भी बदलाव करना है, ठीक है, राज्य पुनर्गठन करना है, तो उसके पीछे क्या है, एक तो बेसिक सी बात ये है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, ये हमें आंसर देना ही देना है। पीछे हमें पता जरूर है कि राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं है, बट राष्ट्रपति की मंजूरी होना ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है कि मंजूरी की आवश्यकता है कि नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही स्टेटमेंट क्या होंगे आपके सामने फ्रेम हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का क्या है, अप्रूवल रिक्वायर्ड है यहाँ पे। फिर सेकंड होता है राज्य विधानमंडल, यानी कि स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है क्या उसका भी कंसल्टेशन करना जरूरी है। यहाँ पे वर्ड आया कंसल्टेशन, नॉट अप्रूवल। कंसल्ट मतलब होता है कि किसी से पूछ लिया कि ऐसा ऐसा स्टेट हम बना रहे हैं, जिस मान लो जैसे ये एग्जांपल में लेता हूँ, ये भारत, ये तेलंगाना का ही लेते हैं, ठीक है एग्जांपल। तो हुआ क्या था एक्चुअल में, मैं बताता हूँ। दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जो केंद्र सरकार बैठी थी ना, 2014 13-14 की बात है, ठीक है। 13-14 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का इन्वॉल्वमेंट भी था, और यहाँ पे मोदी सरकार 14 में आ जाती है उसका भी इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। तो 13-14 की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। मेनली 2014 में ये इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो क्या हुआ था, दिल्ली की यहाँ पे बैठी हुई केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को बोला कि देखो हम एक स्टेट बना रहे हैं यहाँ पे, आपकी यहाँ पे मांग उठ रही है तेलंगाना राज्य की, ठीक है। कंसल्ट कर लिया,
ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश भी ले ली। आंध्र प्रदेश की असेंबली में जब ये मुद्दा गया, आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेचर में जब मुद्दा गया, तो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेचर ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। वहां पे जो विधायक थे, एमएलए थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम तेलंगाना को अलग नहीं होने देंगे। जब ऐसा बोला गया तो तेलंगाना का जो मुद्दा था वो क्या है, कहीं ना कहीं बंद हो जाना चाहिए, देखा जाए तो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तेलंगाना बन गया। क्यों? आंध्र प्रदेश की जो कंसल्टेशन था ना, वहां की जो लेजिस्लेचर थी, विधानसभा थी, उसने जो भी कंसल्ट करके भेजा, वो यहाँ पे बैठी हुई संसद है, यहाँ पे जो संसद है दिल्ली में, पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है, इनके ऊपर बाइंडिंग है ही नहीं, इनके ऊपर बाध्यकारी नहीं है, बाध्य नहीं है इनके ऊपर, ठीक है। और बाध्य ना होने की वजह से जो उनकी कंसल्टेशन है वो मायने नहीं रखती है, और बाकी क्या हुआ, फिर स्टेट बन गया 2014 में, ठीक है। तो ये कहानी होती है, इसलिए स्टेट का उतना बड़ा रोल नहीं रहता है, रोल होता है पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट में सरकार किसकी है, तो सरकार जिसकी होगी वो ताकतवर रहेगा। इसलिए एक प्रकार से यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि राज्य विधानमंडल से कंसल्टेशन, और राज्य संसद जो है ना, राज्य की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे पूर्ण शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास होती है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब देखो ये चीज समझना है यहाँ पे, ये भारत का, यहाँ पे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, ये श्री ट्रम्प हैं, ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट। एक बेसिक फंडामेंटल है, ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, ठीक है, डिस्कशन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हमें कुछ बताते हैं कि देखो भारत कुछ मामलों में देश दुनिया से अलग है। जरूर हम बोलते हैं हमने दूसरे देशों से हमने अपना संविधान उधार से लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें बहुत मामलों में मॉडिफाई करके लिया है, और सबसे अच्छी अच्छी बातें और हमारे देश की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज करके यहाँ पे ढाल लिया है, ठीक है। तो सुविधाजनक बना करके हमने उसको देश में लागू किया है। तो संवैधानिक प्रावधान में एक प्रावधान ये है कि जो यूनियन है और जो स्टेट है, उसकी पावर के मामले में भारत और जो अमेरिका है, ठीक है, ये लोगों में थोड़ा सा डिफरेंट चीजें काम करती हैं, ठीक है। जैसे आप समझना, जो भारत है, अगर मैं भारत का बोलूं कि भारत जो एक ऐसा देश है जहां पे स्टेट को पावर है कि यूनियन को पावर है, ठीक है, ऐसा मैं अगर आपसे पूछूं स्टेट को पावर ज्यादा है कि यूनियन को पावर, तो हमारा देश कहता है, हमारे देश का संविधान ही कहता है क्वासी फेडरलिज्म है, हमारे देश का संविधान कहता है क्वासी फेडरलिज्म विथ यूनिटरी टिल्ट। मतलब क्या होता है, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था लेकिन संघ की तरफ झुकाव। मतलब पावर किसकी तरफ झुकी है, संघ की तरफ, यानी यूनियन की तरफ, यानी केंद्र सरकार बहुत पावरफुल है। हमारे देश में स्टेट को पावर है ना, यूनियन जो है ना वो किन पे कंट्रोल रखेगी, स्टेट के ऊपर। पावर किसके पास है, पावर यूनियन के पास है, ना कि स्टेट्स के पास। तो इससे क्लियर हो गया। साथ में एक चीज और बोलोगे कि स्टेट की कोई भी चीजों में अल्टीमेट फैसला क्या होगा, स्टेट की कोई भी बड़ी बड़ी जो फैसले होंगे, अल्टीमेट फैसला किसका होगा, यूनियन का ही होगा, माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगर मैं वहीं अमेरिका में रखूं पॉइंट, अब देखो अमेरिका में बात थोड़ा सा अलग है। अभी जस्ट मैं फेडरेशन वाले कॉन्सेप्ट में बता के आया हूँ, वहां पे स्टेट और यूनियन जो है, स्टेट और यूनियन काफी हद तक बराबरी में काम करती है, काफी हद तक बराबरी में। कैसे बराबरी में काम करती है, वहां पे जो स्टेट्स हैं, एक तो उनका अपना खुद का झंडा होता है, वहां पे यूनियन का तो झंडा है ही, जैसे फेडरेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पे स्टेट जो 50 स्टेट्स है उनका अपना एक अलग झंडा होता है, नागरिकता अलग होती है। तो ये सब चीजें वहां पे मायने रखती हैं कि स्टेट और सेंटर बैलेंस होकर के काम करेंगे ना, तो ज्यादा अच्छे से फेडरेशन काम कर पाएगा। तो इसीलिए एक टर्म आप याद रखना, या फिर एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि भारत में संसद राज्य को समाप्त कर सकती है, संसद राज्य को खत्म कर सकती है। मतलब यूनियन ने, या फिर हम कहें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या सेंट्रल जो भी लेजिस्लेचर है, वो स्टेट के लेजिस्लेचर या स्टेट के एग्जीक्यूटिव को खत्म कर सकती है, मतलब समाप्त कर सकती है। लेकिन राज्य जो स्टेट्स हैं भारत के, वो इस संघ को समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज। वही अमेरिका में देखा जाए, अमेरिका में जस्ट उल्टा है, मतलब उल्टा कहें थोड़ा सा बैलेंस है कि नहीं यार, है ना, संघीय सरकार राज्यों की उनकी सहमति के बिना समाप्त नहीं कर सकती है। अगर वही ये अमेरिका होता, तो अमेरिका में कोई भी स्टेट बनाना है, चेंज करना है, तो वहां पे अगर राज्य बोल देगा नहीं चेंज करना है हमें जैसे हम वैसे ही रहना चाहते, तो अमेरिका नहीं कर पाता, अमेरिका की यूनियन गवर्नमेंट नहीं कर पाती। वहाँ की सीनेट, वहाँ की हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह ये सब, सॉरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, कॉमन्स बोल रहा हूँ मैं, तो वो नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए भारत को, अब यहाँ पे एक टर्म आई है बहुत अच्छे से समझना, भारत को क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेशन बिगड़ गया है, भारत को हिंदी में थोड़ा देखना क्या है। हिंदी में ये लिखा हुआ है
कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, और वहीं अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। मतलब ना तो राज्य को सीधे अविभाज्य विभाज्य कर सकते हैं, ना तो संघ को। भारत में राज्य विभक्त हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं भारत की संवैधानिक प्रक्रिया और अमेरिका की संवैधानिक प्रक्रिया में, इसको आपको हमेशा क्या है दिमाग में रखना है। और यहाँ पे लास्ट एक आर्टिकल ये है, क्या है लास्ट आर्टिकल? यूनिट आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं तो ये कहता है कि देखो, जो भी आर्टिकल 1 में लिखा है, जो भी आर्टिकल 2 में लिखा है, जो भी आर्टिकल 3 में लिखा है, अच्छी बात है, ठीक है। ये कहता है कि आर्टिकल 1 में तो बस बता दिया कि क्या क्या राज्य, क्या क्या राज्य हो सकते हैं, ठीक है। 2 और 3 में ये लिखा है कि अल्टीमेटली फैसला संसद करेगी। संसद भारत में कोई भी राज्य जोड़ेगी, उनका चेंजेस करेगी, ठीक है। और संसद आर्टिकल 3 में भी यही लिखा है कि संसद उनके नाम अल्टरेशन, बाउंड्री चेंज वगैरह ये सब करेगी। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 है ना, इसमें जो भी चीजें संसद करेगी उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो फिर क्या माना जाएगा अल्टीमेटली? लेकिन कर तो रही है वो संविधान संशोधन। देखना, अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी स्टेट का अगर तुम नाम भी चेंज करोगे ना, तो अल्टीमेटली वो नाम चेंज कहाँ होगा? नाम चेंज कहाँ होगा? शेड्यूल 1 के अंदर नाम चेंज होगा। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में ही तो सभी स्टेट के नाम लिखे हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, एक यूपी है, एक बिहार है, एक राजस्थान है, गुजरात है, ऐसे सभी के नाम लिखे हुए हैं। अगर मैंने स्टेट का नेम भी चेंज किया ना, तो मुझे इस शेड्यूल के अंदर जाकर के इस यूपी का नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे यूपी का पहले नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, फिर उसका उत्तर प्रदेश जैसे हो गया मान लो, तो वो नाम चेंज करने का जो क्रम है वो अल्टीमेटली शेड्यूल 1 से गुजरा। शेड्यूल 1 किसका पार्ट है? संविधान का पार्ट है, यानी संविधान में तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यार स्टेट को ऐसे तो हमें कई कल के दिन कुछ भी ऐसा चेंज करना पड़ेगा, तो बार बार संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन जो होता है बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में ये आर्टिकल 4 अलग से इसलिए जोड़ा गया कि ये कह रहा है कि 2 और 3 के थ्रू जो कानून अगर चेंजेस हो रहे हैं, तो उनकी जो प्रकृति है, वो प्रकृति क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की नहीं है। वो फिर क्या है? वो नॉर्मल अमेंडमेंट है। हो जरूर रहा है वो संविधान में संशोधन, बट वो नॉर्मल सा संविधान संशोधन है, बहुत ही सिंपल मेजोरिटी वाला संविधान संशोधन है। इसलिए वहां पे आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं है। इसलिए फिर वहां पे क्या आवश्यक है? इसलिए आप सीधा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू ही ये कर सकते हो, आपको किसी अदर आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है 368 आर्टिकल में क्या लिखा है? 368 आर्टिकल में लिखा है कि भारत में जो भी संविधान संशोधन होना है ना, वो 368 के अंतर्गत होंगे। लेकिन आपको अगर राज्यों में नाम चेंज करके ये शेड्यूल फर्स्ट में चेंजेस करना है, तो आपको 368 की आवश्यकता नहीं है। ये चीज है इसमें, ये बिल्कुल क्लियर कर लो इसका, ये क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे मैं एक चीज बता देता हूँ, देखो ये हमारी देश की पार्लियामेंट है, आपको दिख रही होगी, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं ना, वो बहुत ही रिजिड प्रक्रिया के थ्रू होते हैं। आप अगर देखो तो अगर मैं 368 के अंतर्गत जाऊं, तो 368 के अंतर्गत क्या होते हैं भारत में? एक तो स्पेशल मेजोरिटी वाले संविधान संशोधन होते हैं 2/3 मेजोरिटी से, और एक होते हैं स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट का रेटिफिकेशन। सॉरी, स्टेट का रेटिफिकेशन मतलब स्टेट से सहमति भी लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या 368 के बिना हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते क्या? या स्पेशल मेजोरिटी के बिना हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपको 368 की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, वहां पे आप कर सकते हो। ये चीज कैसे कर सकते हो? वही तो लिखा है आर्टिकल 4 में, लिखा है कि आपको आवश्यकता ही नहीं है 368 की, ये बता दिया उसने क्लियर। आप 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही स्टेट वाला और जो यूटी के नाम चेंज, बाउंड्री वगैरह ये सब कर सकते हो। मतलब बेसिक सी बात है, मैं बार बार इस चीज को अब नहीं दोहराऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ये आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो होता है सिंपल मेजोरिटी से होता है, एक होता है अंडर आर्टिकल 368। ये सिंपल मेजोरिटी में आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, 368 की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप अदर आर्टिकल्स के थ्रू कर सकते हो। जैसे सिटीजनशिप चेंज करना है, नए स्टेट्स बनाने हैं, ठीक है। इसमें जो 368 आर्टिकल है, इसके अंतर्गत आपको क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और सिंपल मेजोरिटी प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन। मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स का चेंजेस करना है,
आपको डीपीएसपी, आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में बदलाव करने हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल मेजोरिटी से इनमें बदलाव कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बदलाव करना है, आपको देश में सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में बदलाव करना है, आपको जीएसटी वगैरह टैक्सेशन में बदलाव करना है, आपको हमारे जजेस के हटाने की प्रक्रिया में बदलाव करना है, महाभियोग वगैरह ये सब, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट का रेटिफिकेशन की आवश्यकता होगी। जहां पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट आवश्यकता या आवश्यक है, तो वहां पे स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ खास बात बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास ओवर करते हैं। नोट करने वाली बात ये है कि पुनर्गठन और सीमाओं का निर्धारण। ठीक है, तो देखो पुनर्गठन और सीमाओं का निर्धारण जो है ना, उसमें एक चीज समझना, संसद की शक्ति असीम है, अनन्य है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। बट एक प्रॉब्लम, एक चीज यहाँ पे ये कही गई है कि संसद क्या कर सकती है, राज्य की सीमाओं में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन सब कर सकती है, कोई इशू नहीं है ना संसद। लेकिन एक पॉइंट है, किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकती है कोई भी हिस्सा। भारत का वो हिस्सा ही संसद किसी और को दे दे, फिर ये तो दिक्कत वाली बात है ना। जैसे हम क्या कर रहे थे, एक बेरूबाड़ी केस हुआ था, उसमें हमारे अभी 1960 के टाइम पे हम कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम आज बांग्लादेश कहते हैं, उसको देने वाले थे। तो वो चीज सुप्रीम कोर्ट में किसी ने उसमें पिटीशन लगाई, और वो क्या है काउंटर, उसमें क्या हुआ कि उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना, उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब उस इस व्यवस्था को रिजेक्ट कर दिया कि बांग्लादेश को ऐसे आप जमीन नहीं दे सकते हो। एक्सक्लेव इंक्लेव का मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच होता रहता है। उसमें क्या है कि कुछ डेल्टा के एरिया या सुंदरबन के एरिया में जमीन क्या है, विवादित है, या फिर कहें सीमांकन नहीं है, उसका डीमार्केशन नहीं हो पाया है। तो उसमें क्या होता है, कुछ हिस्सा, कुछ गांव भारत के हैं जो बांग्लादेश में कहीं बांग्लादेश के लोगों के या बांग्ला भाषी लोगों के हैं जो बांग्लादेश में मिलना चाहते हैं, कुछ बांग्लादेश के गांव हैं जो भारत में मिलना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सिरिल रैडक्लिफ जो थे, उन्होंने तो कोई देखा तो था या नहीं कि ये गांव किस में जाना चाहता है, कि ये गांव, उन्होंने जो भी पुलिस स्टेशन थे उनको मार्क करके बस सीमा रेखा खींच दी थी। तो दिक्कत ये हो गई थी। तो दिक्कत की वजह से हमने कोशिश ये की कि क्यों ना कुछ हिस्सा हम बांग्लादेश को दे देते हैं, है ना, बांग्लादेश को दे देगा इंडिया, इंडिया बांग्लादेश को दे देगा, और बांग्लादेश से इंडिया वापस अपने ले लेगा कुछ हिस्सा, कुछ गांव ऐसे। बट ऐसा संभव नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि संसद ऐसा आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत नहीं कर सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्मल चीज नहीं हो रही है। अगर नॉर्मल देश के अंदर ही हो रहा है, देश के अंदर चेंजेस कर लो, वहां पे आपको 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे आपको क्या है, आर्टिकल 3 का यूज करके आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे 368 आर्टिकल की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। ठीक है, जब आप 368 का यूज करोगे तो वहां पे फिर बकायदा स्पेशल मेजोरिटी का आपको यूज करना पड़ेगा। उस स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से आप क्या कर पाओगे, इस जो रिक्वायरमेंट है ये चीज की अमेंडमेंट की, वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि इस व्यवस्था को देखते हैं। और उसमें केस हुआ था बेरूबाड़ी, आपको पता होगा केस के बारे में, 1960 में हुआ था बांग्लादेश के साथ। इसमें इतनी बड़ी जो हमारी बाउंड्री थी, वो बाउंड्री क्या थी, 4,000 की बाउंड्री, हमारी 4,000 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री थी, जिसमें रेडक्लिफ की जो डिमार्केशन हुआ था उससे विवाद हुआ था 50 के आसपास। हम बहुत टाइम तक असफल रहे। उसके बाद एक बग्गी अवार्ड भी आया था, मतलब उन्होंने सिफारिशें की, बट वो भी सफल नहीं हो पाया। उसके बाद हमने समाधान निकाला था, नेहरू नून समझौता हुआ था, बट वो भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि बेरूबाड़ी डिस्प्यूट पैदा हो गया। फिर उसमें कोर्ट में जब केस चला तो कोर्ट ने कहा कि 368 के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो, आप आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू सिर्फ क्योंकि 2 और 3 में सिंपल मेजोरिटी चाहिए रहती है, तो 2 और 3 का यूज नहीं करोगे यहाँ पे, क्योंकि आप किसी और देश को दे रहे हो। ये चीज आप याद रखना। जब ये हो गई, ठीक है, जब ये चीज हो जाती है तो फिर उसके बाद एक मुद्दा ये होता है कि एक्सक्लेव इंक्लेव का मुद्दा भी अभी उठता है, मतलब समय के साथ रहता ही। इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद राजीव गांधी, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर आए, पर इसको पूरा नहीं कर पाए। 2015 में मोदी जी आते हैं, वो इस एक्सक्लेव इंक्लेव का मुद्दा जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है ना, इसको पूरा करते हैं। 111 जो क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को सौंपते हैं, और बांग्लादेश के जो 51 क्षेत्र है वो भारत को में शामिल कराते हैं। और डीमार्केशन जो होता है वो 6.1 किलोमीटर का होता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि भारत का बहुत सारा हिस्सा जो है ना बांग्लादेश को गया, और बांग्लादेश का बहुत सारा हिस्सा भारत में आया। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल चीज नहीं हुई है, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज हुई है। इसलिए आवश्यकता क्या होगी, आवश्यकता होगी संविधान संशोधन की। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, 100वां। और किसके अंतर्गत हुआ होगा, 368 के अंतर्गत हुआ होगा ये, ठीक है, 2015 में। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। अब देखो बेसिक से फंडामेंटल्स हैं कि
कोई भी देश अगर कोई भी देश में अगर राज्यों का पुनर्गठन होता है तो बेसिक प्रिंसिपल होती है या तो भाषा होती है, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस क्लास को कंक्लूड करूंगा। ठीक है, क्लास ज्यादा लंबी नहीं खींचना है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस क्लास को अभी यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, फिर जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारी अगली क्लास में होगा। इसलिए मैं इस चीज को आपके सामने, ये लास्ट टॉपिक है, इसको बता करके क्लास को ओवर करता हूँ। ठीक है, देखो पॉइंट क्या है कि किसी भी देश में अगर राज्यों को ऑर्गेनाइज करना है या रीऑर्गेनाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वहां पे रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी कि डिमांड क्यों है ऐसी या कर क्यों रहे हैं ऐसा। तो आवश्यकता ही हमें बताती है कि हमें किस तरीके से स्टेट्स बनाने चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट होता है भाषा, उसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद होता है वहां पे स्टेबिलिटी की आवश्यकता है इसलिए कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पाया इसलिए कर रहे हैं स्टेट का, इंटीग्रेशन करना है इसलिए कर रहे हैं, या फिर बैलेंस बनाना है, या फिर यूनिटी बनाना है, या फिर हमें कुछ चेंजेस करने हैं इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन करना है। तो ये बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलूं भाषा के आधार पे हमारे भारत में कौन सा ऐसा स्टेट बना जहां पे भाषा बहुत बड़ा मुद्दा था, वो था आंध्र प्रदेश, है ना। उसके अलावा और भी जैसे महाराष्ट्र, उसके अलावा जैसे गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये भारत के वो स्टेट है जहाँ पे यहाँ के लोगों ने बोला हमें भाषा के आधार पर स्टेट चाहिए, इसलिए सरकार ने यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करके ये स्टेट्स बनाए हैं। कुछ स्टेट्स के लोगों ने बोला कि हमें अपना स्टेट चाहिए, हमारे स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। जैसे झारखंड उस टाइम पे बिहार में शामिल था, इस वजह से वो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा सिस्टमेटिकली काम नहीं कर पाया था, इसलिए 2000 में अलग किया गया था बिहार को झारखंड से, वो झारखंड को बिहार से। छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश में शामिल था, 2000 में इसको भी अलग किया गया। देखो झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ एक कॉमन चीज ये है कि यहाँ पे मिनरल्स भी हैं, मिनरल रिच एरिया है, ये मिनरल रिच एरिया होने की वजह से यहाँ पे। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे ट्राइब्स भी रहती हैं, जनजातियां भी रहती हैं। अब जनजातियां हैं और खजाना भी है, दोनों चीजें हैं, तो इसलिए क्या है, वहाँ के लोगों को लगेगा ना कि ये तो एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है हमारा, इसलिए काम करते हैं, अपना अलग स्टेट डिमांड करते हैं। तो अलग स्टेट डिमांड किया, वही हुआ। उत्तराखंड एक पहाड़ी रीजन है, इसलिए यूपी से अलग हुआ था ये। ठीक है, स्थिरता, पंजाब हरियाणा का मुद्दा ये था, है ना, 1960 70s के टाइम पे, कि यहाँ पे खालिस्तान का मुद्दा बहुत पनपा हुआ था। और खालिस्तान की वजह से क्या था कि ये जो रीजन है ना, ये सेपरेट देश की मांग करता था। और हरियाणा के जो रीजन के लोग थे, ये हरियाणा भी पंजाब में शामिल था उस एक टाइम पे, 66 के पहले। तो यहाँ के लोग बोल रहे थे ये हरियाणा का रीजन जो है ना हिंदी बेल्ट का है, हमें हिंदी स्टेट या हिंदी स्पीकिंग वाला जो लैंग्वेज का एक फंडा है ना वो अलग रखना है। पंजाब में ज्यादा सिख हैं जो पंजाबी बोलते हैं, हरियाणा का रीजन हिंदी बेल्ट वाला है, हिंदी बोलते हैं जो। तो इन लोगों ने इनसे अलग होने की डिमांड की थी। और साथ में वो खालिस्तान का मुद्दा तो था ही, कि उस खालिस्तान के मुद्दे को हमें क्या है, तोड़ना है, खत्म करना है, तो हमें पंजाब को डिवाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो इस पे क्षेत्रीय संघर्ष और कुछ ये इश्यूज थे, जिस वजह से हमने क्या किया था, यहाँ पे पंजाब का हमने रीऑर्गेनाइजेशन किया। उसके बाद होता है विकास। देखो झारखंड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि झारखंड का विकास नहीं हो पाया, भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक गिना जाता है। अगर इसकी वेल्थ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए ना, तो झारखंड भारत का सबसे अमीर राज्य बन सकता है, क्योंकि इसके पास जो खजाना है, मिनरल्स है, वो बहुत अल्टीमेट लेवल का है। अगर इसमें पाए जितने भी भंडार है इनको अगर आप मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, जितने भी मिनरल का भंडार है उसका मॉनेटरी आप वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होती है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होती है उसकी कीमत। ठीक है, बात ये है। एकीकरण की बात करें तो एकीकरण के लिए हमने कहीं ना कई सारी रियासतों का एकीकरण किया, जो दिखाता है कि एकीकरण भी एक मुद्दा होता है जिस वजह से हम राज्य बनाते हैं। संतुलन, ठीक है, जैसे हमने एकीकरण के लिए बताया ना आपको, 552 रियासतों को एकीकृत करके 29 स्टेट बना दिए थे वो। ठीक है, संतुलन, पूर्वोत्तर राज्यों में एक असंतुलन की भावना बहुत रहती है कि भारत में शामिल तो हो गए, भारत ने शामिल तो कर लिया, बट भारत में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उनके हिसाब से रहेंगे, तो पूर्वोत्तर राज्यों की जो संस्कृति है ना वो बहुत क्या है, दब जाएगी। वो बहुत चिंतित रहते हैं इस चीज में कि हमारी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी, हमारे विकास नहीं हो पाएगा, हम आसमान। एक उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, वो जेंडर रेस के आधार पे, नस्ल के आधार पे, मंगोलॉइड्स है वो। तो इस वजह से जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना यहाँ का, ये थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में रहता है कि हमारी चीजें जो है ना सुनी नहीं जाती, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सुनती नहीं है। तो यहाँ पे सरकारों ने क्या किया कि मीजो ट्राइब से म्यूजो रीजन के लोगों को खुश करने के लिए, या फिर उनके अधिकारों को देखने के लिए, त्रिपुरा के रीजन में, मणिपुर के रीजन में, नागालैंड के रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में, असम, मेघालय, सभी को उनकी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी मिल पाए, सभी को उनकी कल्चर के हिसाब से इंपॉर्टेंस मिल पाए, उनकी भाषा की कहीं ना कहीं महत्व मिल पाए, इज्जत मिल पाए, रिस्पेक्ट मिल पाए, तो सभी को स्टेट का दर्जा दिया।
तो स्टेट बनाने का एक फैक्टर ये भी है कि सभी को बीच में एक संतुलन बना रहे, ठीक है, ये चीज है। और एकता तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही कि एकता मतलब जैसे 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि कश्मीर में 370 की वजह से ये कश्मीर अलग झंडा तक रखता था, आपको पता हो तो, ठीक है। अलग इसका एक संविधान भी था, कॉन्स्टिट्यूशन भी था इसका, अलग इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन चलते थे। तो एक देश में दो संविधान होना एक गलत चीज है हमारे देश के यूनियन के लिए। आप पता यूनियन एक बहुत अलग चीज है जो हमारे आर्टिकल 1 में लिखा है, तो उसके खिलाफ था ये। और एकता के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो हमने 370 हटा करके इसको भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया। अब इसका विशेष ना तो कोई झंडा है ना तो कोई संविधान है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे एक परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, जिस वजह से हम क्या करना चाहते हैं, परिवर्तन के लिए भी कभी कभार स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। जैसे परिवर्तन में हमने देखा तेलंगाना को, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के मुद्दे की वजह से, आंध्र प्रदेश के मुद्दे की वजह से ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट थोड़ा सा महाराष्ट्र से टच करता है। देखो यहाँ पे महाराष्ट्र का एक विदर्भ रीजन है, यहाँ पे सूखाग्रस्त इलाका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि सूखे की प्रॉब्लम भी हो जाती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा फर्टाइल लैंड का एरिया है, तो ये एग्रेरियन एरिया माना जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। जैसे तेलंगाना भी हाल फिलहाल में राइस की कल्टीवेशन में टॉप पे है, चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा तेलंगाना में होता है, आपको पता हो तो। अब पश्चिम बंगाल इसमें आगे नहीं है, राइस के मामले में तेलंगाना आगे चलता है। तो ऐसे कई सारे ऐसे फैक्टर्स है जिस वजह से उसको इम्पोर्टेंस चाहिए, उसको एक अपना विशेष दर्जा चाहिए। तो इसलिए तेलंगाना राज्य जो बना है वो अपनी परिवर्तन की वजह से है। अब देखो मैं इतनी सारी जो चीजें बता रहा हूँ, ये फैक्टर्स बता रहा हूँ कि इस वजह से बन सकती हैं चीजें, वो इसलिए है क्योंकि देखो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि भारत में जो महाराष्ट्र राज्य बना है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा रहा है राज्य बनाने के पीछे। तो सीधी सी बात है, महाराष्ट्र यानी मराठी यानी कि एक लैंग्वेज का रोल रहा है, यानी भाषाई आधार पे वो स्टेट बना है। आंध्र प्रदेश ऐसे, तो क्वेश्चन का जो वो रहेगा पूछने का तरीका, वो आपके सामने स्टेट का रख सकते हैं और वो पूछ सकते हैं, और उसमें ज्यादातर वो इंपॉर्टेंस मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से देंगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या है चीजों को डील करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, राज्य संबंधी आयोग होंगे, है ना। ये यहाँ पे ओवरलैप हो गया थोड़ा सा, तो आयोगों पे हम अगली क्लास करेंगे, ठीक है। हमारी जो अगली क्लास होगी वो राज्य के पुनर्गठन से संबंधित जो आयोग रहे हैं उन पे हम क्लास करेंगे, ठीक है। कमीशंस रहे हैं उन पे हम अगली क्लास करेंगे। देखो कमीशंस का रोल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने का मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए है क्योंकि कमीशंस क्या होते हैं कि एग्जाम में इसलिए पूछी जाती है क्योंकि उनकी सिफारिशें क्या रही, जैसे धर कमीशन की क्या सिफारिश रही और जेवीपी कमेटी की क्या सिफारिश रही, ठीक है। तो इस मामले में क्या है ये काम के हो जाते हैं कमीशन, और उनमें क्या उनका अध्यक्ष रहे, कब बना वो, कब उसका रिपोर्ट आया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये काम के रहेंगे कमीशन। तो ये आज हमारी क्या है क्लास रही है, जिससे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं बेसिक से लेकर के कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और रीऑर्गेनाइजेशन करना क्यों आवश्यक होता है, और रीऑर्गेनाइजेशन में जो है स्टेट किस तरीके से रीऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। हमने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को पढ़ा है। हिस्ट्री में हम एंशियंट से लेकर के फिर मेडिवल में हमने देखा, फिर हमने मॉडर्न में देखा कि कैसे क्या हमारे देश में स्टेट जो थे वो कैसे क्या रहे हैं। फिर हमने उसी पर्सपेक्टिव से देखा कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बाद हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारे देश में संविधान बना, और संविधान के माध्यम से हमने क्या किया कि पार्ट ए जोड़ा, और पार्ट एक में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल जोड़े हमने। इन 4 आर्टिकल के थ्रू हमने ये बताया कि हमारे देश में जो अलग अलग राज्य वो बनेंगे कैसे, उनका निर्माण कैसे होगा, उनकी बाउंड्री कैसे अल्टर होगी, उनके हमें कैसे क्या चेंजेस करने हैं, तो उसकी पावर किसके पास होगी, तो संसद के पास होगी। तो ये चीजें समझी, उसमें हमने कुछ केसेस भी समझे, है ना, कि कैसे क्या होती है। उसमें हमने कुछ टर्म्स भी समझे, जैसे कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, ठीक है। कन्फेडरेशन बिल्कुल भी बिल्कुल लिबर्टी देने वाला होता है, फेडरेशन कम लिबर्टी देता है, यूनियन बिल्कुल लिबर्टी नहीं देता है स्टेट्स को, तो बांध के रखता है। कन्फेडरेशन बिल्कुल बांध के नहीं रखता है, आप अलग होना चाहो तो अलग हो भी सकते हो। तो ये चीजें हैं। और यहाँ पे मैं क्या है कि अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में काफी सारे मतलब ज्यादा भारी भरकम चीजें नहीं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। फिर अगली जो क्लासेस होंगी उनमें क्या होगा कि हमारा जो मेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो पीवाईक्यू रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे हम चीजों को डील करेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या है। यहाँ पे जैसे रीऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन ये किया आया था कि भारत में पहला राज्य कौन सा बना है भाषाई आधार पे, तो आंध्र प्रदेश आंसर था उसका। देखो बेसिक सा क्वेश्चन था, वो आया तो था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमने
भाषाई आधार पे पढ़ लिया हमने, संतुलन के आधार पे पढ़ लिया हमने, एकता के आधार पे पढ़ लिया हमने, है ना, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे पढ़ लिया, वो सब मैंने आपको हर चीज एग्जाम ओरिएंटेड बता दी है। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हम आगे चीज़ों को करते रहेंगे और आपके सामने मैं ये क्लासेस लाता रहूँगा। आज ही यूनिट 9 की जो एक राज्य व्यवस्था की जो एक पहली सीरीज, पहली क्लास सीरीज, इस राज्य व्यवस्था की सीरीज की जो पहली क्लास थी वो आपके सामने यहाँ पे ये थी, जिसपे आपको काफी हद तक समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें, है ना, पढ़ना चाहिए और उस पे क्या क्या हम इन्वॉल्व करा सकते हैं PYQ बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ये क्लास को हम क्या करते हैं, अब खत्म करते हैं, ओवर करते हैं। और आप इसी तरीके से कंटिन्यू करिए इस क्लास को आगे भी, और हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सभी को। जय हिंद।